हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे चैनल स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और आप हमें कमेंट बॉक्स में एक बार एक्स टाइप करके बता दीजिए कि आप सभी रेडी हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा और जो भी यहाँ प्रश्न कराया जाता है वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। एवरी संडे को वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, जिसमें से आपको रैंक और कितना टाइम में प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं सभी वहाँ आपको डिटेल दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही ये आप 100% गलती करने वाले हैं। जो आपका पहला प्रश्न देखने में बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसको 100% गलती करने वाले हैं। जो पहला प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन बी है ग्रेगर मेंडल। सी में जोहानसन और डी में हरगोविंद खुराना और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह बीपीएससी 64वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं या आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप प्रीवियस जो भी हम प्रश्न कराते हैं सभी प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहता है। मैक्सिमम आपका प्रश्न बीपीएससी, बिहार एसएससी, मतलब सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न अगर आप रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो आपको किसी भी प्रश्न में जो भी हम करा दे तो उसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो आज हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करने वाले हैं, जो भी डाउट है इसमें। तो आप हमें इसका आंसर जल्दी जल्दी बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। डीएनए की खोज किसने की? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। या बीपीएससी का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ई होगा। लेकिन आप जो आंसर दिए होंगे वो ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे कि डीएनए की खोज किसने की। क्योंकि आप जब भी किताब में पढ़ते हैं ऐसा नहीं कि किताब में गलत लिखा हुआ, किताब में है जो सही लिखा, लेकिन आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आप सीधे पढ़ लेते डीएनए की खोज किसने की, तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। तो जो ऑप्शन नंबर ए आप आंसर दिए हैं वो आपका इस प्रश्न के लिए आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जिस तरह से बीपीएससी के प्रश्न है तो बीपीएससी के प्रश्न में ऑप्शन ई भी रहता है। जो ऑप्शन ई रहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरह से क्लियर करने वाले हैं कि जेम्स वाटसन कब आंसर देंगे फ्रांसिस क्रिक, और ई जो ऑप्शन दी उसका आंसर क्या होगा। तो डीएनए के बारे में हम लोग डिटेल विश्लेषण करते हैं। तो डीएनए लिखकर आप डैश दीजिएगा, डीएनए, डीएनए लिखकर डैश दीजिएगा। डीएनए क्या करना, डीएनए लिखकर डैश देना है। डीएनए तो अभी हम बताए आपको कि आप जो याद करके रखे हुए हैं कि डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया, ये आप याद करके रखे हुए हैं। आपका आंसर जब सही होगा, जब मान लीजिए कि ऑप्शन 4 को है और 4 ऑप्शन में ये दोनों है तो ये आंसर सही हो, लेकिन ऑप्शन यहाँ ई है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो डीएनए की खोज किसने किया, ये सबसे पहला प्रश्न है आपका। तो जो जेम्स वाटसन एक 4 वैज्ञानिक थे, 4 वैज्ञानिक मिलकर इसको खोज नहीं किए थे। जो द्वितीय आणविक संरचना एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि द्वितीय कुंडलिक संरचना के बारे में विश्लेषण किए थे, खोज किए थे, प्रस्तुत किए थे। और वो वैज्ञानिक कौन कौन थे, तो आपको हो जाएंगे जेम्स वाटसन, जो जेम्स वाटसन वाटसन और एक हो जाएंगे क्रिक, जेम्स वाटसन, क्रिक और विल्किंस, विल्किंस
और आपके हो जाएंगे फ्रैंकलिन। ये 4 वैज्ञानिक थे। अभी हम आपको बता दें कि आंसर किस तरह से कब देना है। ये 4 वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे? वाटसन, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस crick, MHF विल्कन्स, लिख लीजिएगा MHF विल्कन्स और फ्रैंकलिन। तो जो 4 वैज्ञानिक थे 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था, मतलब एक तरह से आणविक संरचना दिए थे। कब दिए थे? तो 1953 में आणविक संरचना को प्रस्तुत किए थे एक सरल विश्लेषण द्वारा। क्या किए थे कि 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किए थे, चारों मिलकर। कौन कौन थे? तो वाटसन, crick, विल्कन्स, फ्रैंकलिन। ये चारों का नाम याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है वाटसन और बी में crick और सी में विल्कन्स और डी में फ्रैंकलिन और ई में है जो एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा कि संरचना खोज मतलब किसने की, उसका जो आंसर होगा उस समय क्या होता है? ई होता है। लेकिन यहाँ जो होगा कि वाटसन, crick, विल्कन, फ्रैंकलिन, लेकिन जो डीएनए के जो सर्वप्रथम बार जो खोज किया था, वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम बार वर्ष 1869 में किया गया था। कब किया गया था? 1869 में। 1869 में लिखेगा डीएनए की पहचान, डीएनए की पहचान, डीएनए की पहचान सर्वप्रथम बार, डीएनए की पहचान सर्वप्रथम बार कब किया गया था? तो 1869 में, जिस समय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप याद रखिएगा, जिस समय महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था उसी समय डीएनए की पहचान सर्वप्रथम बार 1869 में, 1869 में वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो जो वैज्ञानिक का नाम था फ्रेडरिच मिक्सचर, फ्रेडरिच मिक्सचर, फ्रेडरिच क्या नाम था? मिक्सचर नाम था। तो इसने सर्वप्रथम बार पहचान किया था डीएनए के। तो एक तरह से हम लोग कहा था सर्वप्रथम बार जो खोज किया था पहली बार कौन किया था? फ्रेडरिच मिक्सचर। किस टाइम में किया था? तो 1869 में, जिस समय महात्मा गांधी जी का, जिस वर्ष मतलब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उसी वर्ष डीएनए का सर्वप्रथम बार क्या किया था? पहचान किया था। किसने? तो फ्रेडरिच मिक्सचर ने। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता है तो वाटसन क्रिक ही, जनरल एग्जाम अगर आप दीजिएगा तो वाटसन क्रिक ही ऑप्शन में रहता है। और विल्कन्स और फ्रैंकलिन आपको मतलब किताब में जो लिखा रहता है वो आणविक संरचना लिखा रहता है, लेकिन आप जल्दी में उसको पढ़ने का क्या याद कर लेते हैं कि डीएनए का खोज किसने किया? तो वाटसन और क्रिक। लेकिन जो डीएनए का जो आणविक संरचना प्रस्तुत किया था, जो चारों वैज्ञानिक मिलकर किया था, वाटसन, क्रिक, विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन आपको ऑप्शन में सिर्फ वाटसन और क्रिक ही दिया जाता है जनरल एग्जाम में। तो आप चारों ऑप्शन को याद रखिए अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दें, क्योंकि ऑप्शन नंबर उसमें एक ई होता है। तो ऑप्शन नंबर ई होता है, अगर चारों ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर आपका ई होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप जनरल एग्जाम दिए और आपसे पूछ दिया कि डीएनए का खोज किसने किया, ऑप्शन नंबर में है वाटसन और क्रिक, और ऐसे ही 4 ऑप्शन मतलब आपको दे दिया गया, तो उसमें उस टाइम जो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक होगा, नहीं रहेगा फ्रेडरिच मिक्सचर। बहुत ही एग्जाम में मतलब दिया नहीं जाता, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर एक ई है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई हुआ। लेकिन आप अगर फ्रेडरिच मिक्सचर दिया रहता है तो आपका जो आंसर होगा फ्रेडरिच मिक्सचर आंसर होगा, खोज किसने किया। लेकिन अगर आपसे एकदम ये पूछता कि आणविक संरचना प्रस्तुत किसने किया डीएनए का, तो उसका जो आंसर होगा जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में 2 और वैज्ञानिक हैं, विल्कन्स और फ्रैंकलिन, तो अगर चारों ऑप्शन में है और ऑप्शन नंबर एक ई भी है, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया इस प्रश्न का। और जो इन चारों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए हम लोग ऑप्शन को, और अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो बी में देख, ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है, जो मटर के पौधे पर मतलब शब्द प्रयोग किए थे प्रथम बार। तो इनको लिख लीजिएगा कि आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को
आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है, हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड का खोज किए थे और इसलिए इनको चिकित्सा क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लेता कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1968 में। किस क्षेत्र में दिया गया, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। तो आप इसको याद रखिएगा। और अगर आप याद रखना चाहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया। डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया। तो इसका जो खोज किया था वो आपका हो जाएगा एलेक जेफ्रेज। इसका जो खोज किया था कौन किया था, तो एलेक जेफ्रेज। तो आप इसको याद रखें, डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज किसने किया था, एलेक जेफ्रेज। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई अपराधी है, कोई भी कांड कहते हैं, इससे डीएनए फिंगरप्रिंट से उसका मतलब जांच किया जा सकता है। या मान लीजिए कोई बच्चा है तो भुला गया, गुम हो गया, तो माता के डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब जो पेरेंट्स है, माता पिता के डीएनए फिंगरप्रिंट मिलाया जाता है और बच्चा का, तो मिल गया दोनों। तो मतलब इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है, यूज में लाया जाता है। अपराधी को जांच करने में, पकड़ने में इसका यूज किया जाता है। और जो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा कि डॉक्टर लालजी सी। आप लिख लीजिए कि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय किसे जाता है, तो आप लिखिएगा डॉक्टर लालजी सी। क्या लिखिएगा, डॉक्टर लालजी सी। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आपको आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि कब आंसर किसको हम लोग देंगे और किस तरह से आपको आंसर देना है, कि जेम्स वाटसन कब देंगे और फ्रांसिस क्रिक का आंसर कब देना है, और जो मिक्सचर हो गया उसको आंसर हम लोग कब देंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। इसका मतलब ये नहीं करें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए, आप हमारे चैनल से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसको अगर आपको इच्छा करें अपने दोस्तों पास भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, जो घर में लगाया जाता है। तो जो धारा रहता है उस जैसे हम नापते हैं तो उसको किस उपकरण के द्वारा धारा नापा जाता है, कितना करंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया कि वोल्ट मीटर, बी में दिया कि ए मीटर दिया, और सी में वोल्टामीटर, और डी में देगा कि पोटेंशियोमीटर, और ई में दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जितने भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है बीपीएससी का प्रश्न, बीपीएससी 64वां बीपीएससी 2018 में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर 1 ई में मिल रहा है, जिसमें लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ लिख रहा है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, वोल्ट मीटर, बी में एमीटर, सी में वोल्टामीटर, और डी में पोटेंशियोमीटर। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चों की इसका आंसर मालूम हुआ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमीटर। एमीटर से क्या किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापा जाता है। और वोल्ट मीटर से क्या किया जाता है, तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज को नापा जाता है।
तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। ऑप्शन ए में देख कोशिका भित्ति, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम और डी में न्यूक्लियस और ई में आपको दिया गया कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कोशिका का शक्ति स्रोत मतलब हम लोग किसको कहते हैं? तो इसका भी आंसर आपको मालूम होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का जो खोज किया था आपका हो जाएगा 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया था। ये क्या था? तो निर्जीव कोशिका का अध्ययन मतलब था। जो कोशिका का जो खोज किया गया था, तो आप देखे हुए हैं कि जो मध लगातार छत्ता देखे, मध वाला जो छत्ता उस टाइप का मतलब दिखाई देता है। तो इस जो खोज किया था मतलब रॉबर्ट हुक निर्जीव कोशिका को खोज किया था। और कब किया था? तो 1865 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1865 नहीं 1665 बार 1865 ने 1665 होगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कोशिका का। आपसे अगर सिर्फ ये पूछता कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम और किसने किया, तो सर्वप्रथम और कहने का मतलब है कि निर्जीव और सजीव को मिला के कहने का इसका मतलब है कि कोशिका का खोज सर्वप्रथम और किसने किया। तो जो आपका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। जो एक क्या था? निर्जीव कोशिका का अध्ययन था। अगर निर्जीव और सजीव आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि जो निर्जीव कोशिका का खोज किया तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा और सजीव हो जाएगा तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। उसका जो खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। और अगला ऑप्शन कोशिका भित्ति और ई आपका जो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका भित्ति का स्रोत हो गया, मतलब कोशिका शक्ति का स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति स्रोत। और सी नंबर ऑप्शन है राइबोसोम और डी में न्यूक्लियस। डी में क्या है? न्यूक्लियस। वन मिनट रुकिए, थोड़ा पानी पी लेता। सी नंबर जो ऑप्शन दिया गया है कि राइबोसोम, तो ई भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, आप इसको लिखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को कहा जाता है। और ये जो पाया जाता है पादप एवं जंतु दोनों में। पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा हो गया और जंतु मतलब मानव सम। और इसका जो मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दे दिया कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो उस समय आंसर जो आपका होगा राइबोसोम आपका आंसर हो जाएगा कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण करने किसने दिया? 4 नंबर प्रश्न है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया, मतलब किसने आमंत्रण दिया था मतलब आने के लिए चंपारण। ऑप्शन नंबर ए में दिया राजेंद्र प्रसाद, बी में राजकुमार शुक्ल, सी में मजहरूल हक और डी में दिया कृष्ण सहाय और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आपको भी आंसर मालूम है कि किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल। और ये चंपारण सत्याग्रह मतलब आंदोलन कब घटित हुआ? तो 1917 में हुआ था। ये आप लिख लीजिएगा। और यहाँ पे जो इसमें ये कहेगा तो किस लिए जो तिनकठिया जो प्रथा था, तिनकठिया प्रथा कहने का मतलब है कि नील की खेती करने के लिए था। ये तिनकठिया प्रथा जो था कि 3 जिसमें 20 कट्ठा, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था।
अंग्रेजों के द्वारा अगर 20 कट्ठा है तो उसमें 3 कट्ठा पे आपको नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था कि 3 कट्ठा पर आपको खेती नील का खेती करना ही है। और एकमात्र नेता जो विरोध किया था वो कौन था, तो एनजी रंगा, गांधी को मतलब विरोध किया था। तो आप लिख लीजिएगा एनजी रंगा, एकमात्र नेता मतलब विरोध जो किया था वो कौन था, तो एनजी रंगा, गांधी को मतलब विरोध किया था। और इसमें जो शामिल थे आप उसको भी लिख सकते हैं, गांधी जी थे भी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, लोम राज सिंह, महादेव देसाई, मजहरूल हक, ब्रिज किशोर नरहर पारवीर। तो आपको इसलिए ऐसा बता रहा, आपसे पूछ लेता निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था चंपारण सत्याग्रह में। आपसे ये प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं था। तो आप याद रखिए, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, लोम राज सिंह, महादेव देसाई, मजहरूल हक, ब्रिज किशोर और नरहर पारवीर। तो आप इतना का नाम याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल। तो चलिए हम लोग 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका कहने का मतलब जिसमें बीपीएससी हो गया तो बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा, बीपीएससी का जो अध्यक्ष होगा किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, और डी में मुख्यमंत्री, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये राज्य के राज्यपाल नियुक्त करता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग है तो उसका जो अध्यक्ष है, जो राज्य के राज्यपाल होगा उसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल। और अगर संघ पूछता संघ के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग अगर आपसे पूछता तो राष्ट्रपति उसका आंसर होता। अगर आपसे संघ लोक सेवा आयोग पूछता तो उसका जो आंसर होता कौन करता, तो भारत के राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता। अगर आपसे पूछेगा राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति, तो राज्य के राज्यपाल। जिस तरह से पूरे भारत में, जैसे हो गया पूरा देश के जो हेड होता वो आपका मतलब मेन होता है, जैसे में राष्ट्रपति हो गया, और उसी तरह से पूरे राज्य का जो हेड होता राज्यपाल हो गया। मतलब जिस तरह से पूरे देश के राष्ट्रपति है उसी तरह से पूरे राज्य का एक प्रमुख मतलब राज्यपाल को माना जाता है राष्ट्रपति के ही तरह। मतलब पूरे देश का राष्ट्रपति मेन हो जाएगा और पूरे राज्य का जो होगा वो राज्यपाल होगा। तो जो राज्यपाल है जो नियुक्त करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। अगर आपसे पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। और भाग पूछेगा अगर आपसे, तो भाग हो जाएगा 14। किस भाग में है, तो 14। अनुच्छेद पूछेगा तो 315 से लेकर 323 तक। अनुच्छेद पूछेगा तो 315 से लेकर 323 तक इसका जो अनुच्छेद होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है वो भी आपसे एग्जाम में पूछता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो मतलब आगे पूर जा। अगर 65 वर्ष पूर जाता है, 65 वर्ष पूर जाता है तो ही मतलब मैक्सिमम होगा, या 6 वर्ष मतलब जो भी जिसमें से आगे पूर जा। और त्याग पत्र किसको देगा, तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल। लेकिन अगर आपसे पूछता राज्य सेवा आयोग, ये जो हो गया संघ लोक सेवा आयोग, लेकिन अगर राज्य सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो मतलब आगे पूर जा। 6 वर्ष या 62 वर्ष जिसमें से जो आगे पूर जाएगा वहां से मतलब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले मतलब हो जाओ। त्याग पत्र किसको देगा, जो मतलब नियुक्त है राज्यपाल को।
और जो राज हो जाएगा यहाँ आपको हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति सिर्फ हटा सकता है। देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा, दो तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। या तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, उस टाइम जो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति होगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्य के राज्यपाल। अगर हटाएगा तो कौन हटाएगा, तो राष्ट्रपति हटा सकता है। सिर्फ कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो राष्ट्रपति आप लिखकर डैश दीजिएगा, बिल्कुल आराम से एकदम पढ़ना है। राष्ट्रपति लिखकर आप डैश दीजिएगा, राष्ट्रपति लिखकर डैश दीजिएगा। राष्ट्रपति, तो जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में, सबसे पहला प्रश्न है कि किस आर्टिकल में। तो आप लिखिएगा आर्टिकल, आर्टिकल बोले तो अनुच्छेद, किस आर्टिकल में है, तो 52। राष्ट्रपति पूछेगा भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका 52 में लिखा गया। लेकिन अगर पूछेगा संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यहां इसको लिखिएगा जो 52 आपका जो आंसर होगा किस लिए भारत का राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में, तो आपका होगा 52। कितना हो जाएगा, 52। या आर्टिकल भी लिख सकता, हिंदी में ही लिख देगा आर्टिकल, मतलब इंग्लिश को हिंदी में लिख देता, कभी कभी आर्टिकल या अनुच्छेद भी लिखता। तो इसमें जो होगा भारत का, आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा या किस अनुच्छेद में है, मतलब किस अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा 52, मतलब आर्टिकल 52। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, तो यह किस अनुच्छेद में होगा, तो ये जो अनुच्छेद हो जाएगा 53, मतलब एक बढ़ा के, तो ये जो अनुच्छेद होगा 53। तो इसमें क्या कहा गया कि संघ का, मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यह किस अनुच्छेद में है, तो आपका जो अनुच्छेद होगा 53 राष्ट्रपति में निहित है। यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 53। अगर भाग पूछेगा तो भाग आप 5 लिख लीजिएगा। और राष्ट्रपति सिर्फ पूछेगा कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52। अगर आपसे पूछता कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, तो अनुच्छेद 53। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछता कि राष्ट्रपति अनुच्छेद कहां से कहां तक है, मतलब जो आपका होगा राष्ट्रपति के बारे में जो अनुच्छेद जो बताया गया है, जो 52 से लेकर 58 तक के बारे में, मतलब 78 तक, 52 से लेकर 78 तक, इसी के बीच मतलब राष्ट्रपति के बारे में सारा बताया गया है। प्रथम नागरिक कौन होता है, किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, वहां का जो होता है राष्ट्रपति। मतलब भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक, आपसे एग्जाम में यही पूछा कि प्रथम नागरिक तो कौन होगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। और शपथ किस अनुच्छेद के द्वारा दिया जाता है, मतलब जो राष्ट्रपति है जो शपथ जो लेता है किस अनुच्छेद के तहत मतलब लेता है, तो वो जो आपका होगा आर्टिकल, शपथ किस अनुच्छेद में है, तो शपथ जो आपका होगा, शपथ
आर्टिकल 60, किस आर्टिकल में 60, और कौन दिलाता है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये भी लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ये आपका आंसर होगा। मतलब अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और किस आर्टिकल में ये बताया गया तो 60, 7 से शपथ 7 से 60। अगर आप इसको याद करिएगा, 7 से शपथ और 7 से 60, हम लोग मतलब बोल सकते हैं 60, 60 इंग्लिश हो गया और 60 तो हिंदी में। अगर आप इसको याद करिएगा तो बहुत ही इजी, 7 से शपथ और 7 से 60। मतलब शपथ किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लेता तो 60 मतलब 60, और कौन दिलाता तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर आपसे पूछेगा कार्यकाल, अगर आपसे पूछता कार्यकाल कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल तो ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष। कितना हो जाएगा 5 वर्ष। ये आर्टिकल किस में बताया गया तो आप आर्टिकल याद रखें, लेकिन कार्यकाल आप याद रखें। तो आर्टिकल जो बताया गया 56 के खंड ए, मतलब 1 का बोल लीजिए या 1 बोल लीजिए, 56 के खंड ए। और त्याग पत्र किसको देता तो उपराष्ट्रपति को। शपथ जो दिलाता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और त्याग पत्र जो देता है वो आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। त्याग पत्र, त्याग पत्र, त्याग पत्र जो देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा उपराष्ट्रपति को। लेकिन अगर जो शपथ दिलाता है वो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के, उच्च नहीं, वो एक उच्चतम होता है। तो आप जब भी प्रश्न को बनाइएगा तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप इतना तेजी से प्रश्न को ऑप्शन पढ़ते हैं कि उच्चतम को उच्च कर देते हैं, उच्च को उच्चतम। मतलब आपको ध्यान से पढ़ना, एक होता है उच्चतम, एक होता है उच्च, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट। जो उच्चतम न्यायालय होगा जो पूरे भारत के मतलब हेड जो हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट, और जो उच्च न्यायालय होगा हाई कोर्ट, ये आपका हो जाएगा किसी राज्य के। तो इसमें आपका जो होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और त्याग पत्र किसको देगा तो उपराष्ट्रपति को। ये आपका जो अनुच्छेद हो जाएगा 56 के खंड 1 का, इसको 56 के 1 के का में ही बताया गया। तो आप अनुच्छेद मतलब याद उतना नहीं रखे, लेकिन आप याद रखिए त्याग पत्र किसको मतलब देता और शपथ कौन दिलाता। और आपसे एग्जाम में भी पूछता कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम आयु है कितना आपको होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति बनने योग आप कब हो जाएगा जब कितना आपका मिनिमम आयु होना चाहिए। जो मिनिमम आयु है राष्ट्रपति बनने के लिए वो आपका हो जाएगा 35 वर्ष। मतलब 35 वर्ष अगर आपका होगा तो ही आप राष्ट्रपति बनने लायक हैं। और ये आपका किस अनुच्छेद में दिया गया है तो 58। आप इसको याद भी रख सकते हैं कि किस आर्टिकल में बताया गया तो अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम मतलब कितने आयु होना चाहिए, मतलब मिनिमम मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए आपका जो आयु का जो योग्यता है कितना होना चाहिए तो मिनिमम कम पर तो 35 वर्ष। 35 वर्ष है तो ही आप राष्ट्रपति बनने योग्य हैं, अन्यथा आप नहीं है। और ये जो आपका बताया गया अनुच्छेद 58 आर्टिकल 58 में, और महाभियोग द्वारा हटाया मतलब जाएगा किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को एकमात्र महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। यह किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 61 61। इसको आप लिख लीजिएगा, महाभियोग, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता।
राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, या किस अनुच्छेद में बताया गया? यह लिखा है महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, मतलब यह किस आर्टिकल में है? तो जो आपका हो जाएगा आर्टिकल, यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल हो जाएगा 61, 61। अब चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता, बी में संसद का हिस्सा होता, सी में संसद का हिस्सा होता और संसद में बैठता, और डी में दिया संसद में वोट दे सकता है, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता। यहां आप अगर ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जो एक व्यक्ति है वो मान लीजिए कि अच्छा है, जैसे वो कोई व्यक्ति है, किसी के नज़र मान लीजिए वो व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा, मतलब सिर्फ वो अच्छा उसको दिखा देता है, तो उसके अंदर को है जो बुरा उसको नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का हिस्सा नहीं, ऑप्शन या दो को दिया गया, कोई व्यक्ति है वह अच्छा है, वह अच्छा नहीं है, तो दो ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो जो अगला जो बाकी जो ऑप्शन बचेगा ऑलरेडी गलत हो जाएगा। तो यहां जो लिख रहा है संसद का हिस्सा नहीं होता और संसद का हिस्सा होता, तो कहने का इसका मतलब यह है कि कोई दो ऑप्शन में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो व्यक्ति अच्छा हो सकता है या तो व्यक्ति खराब हो सकता है। तो इस तरह से प्रश्न को अगर आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा तो आंसर तक मतलब आसानी से पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति हिस्सा होता है, तो मतलब राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता या संसद का हिस्सा होता। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति है जो आपका हो जाएगा संसद का हिस्सा होता है, और संसद का हिस्सा नहीं होता, ये आपका रॉन्ग है। और जो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता और संसद में बैठता, तो संसद में राष्ट्रपति नहीं बैठता और संसद में वोट दे सकता है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो इस तरह से प्रश्नों का जो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है विधि मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और जो महान्यायवादी का जो आर्टिकल हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? आर्टिकल, जो आपका महान्यायवादी का जो आर्टिकल हो आपका हो जाएगा 76। ये महान्यायवादी का आर्टिकल कितना है? तो 76। और संसद के सभी सदन में, ये जो महान्यायवादी है संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। ये आप इसको नोट पॉइंट करके लिखिएगा, ये आपसे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में बताया गया है या किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद होगा 76। और ऑप्शन ए पूछेगा कि भारत का महान्यायवादी, और ऑप्शन 4 को देगा कि संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको बनाएगा, तो इसको आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा। महान्यायवादी लिख कर डैश दीजिएगा। कहाँ के? भारत के, क्योंकि भारत के ही पढ़ रहे हैं, तो महान्यायवादी लिख कर डैश दीजिएगा। महान्यायवादी लिखकर डैश दीजिएगा। तो आर्टिकल जो आपका हो जाएगा कितना? आर्टिकल 76। और एक जो नोट पॉइंट करके लिखिएगा कि संसद के सभी
संसद के सभी सदन में संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार भाग लेने का अधिकार लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 76। और जो महान्यायवादी संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार है लेकिन वह वोट नहीं कर सकता, मतदान नहीं कर सकता। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है उसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, एक पॉइंट आप और इसमें ऐड करिएगा कि सभी न्यायालय, जितने भी राज्य है, सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। किसको? तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। तो सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है किसको? तो भारत के महान्यायवादी को। और अगला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। और इसमें आप अगर भारत के महान्यायवादी के बारे में लिखें तो आप राज्य के महाधिवक्ता के बारे में भी लिख लीजिए। इसमें अगर आपसे पूछेगा तो आर्टिकल इसको भी आप लिख ही लीजिए कि भारत राज्य का महाधिवक्ता राज्य का महाधिवक्ता। तो ये जो आपका होगा आर्टिकल 165, जो राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 165। अगर आपसे पूछता है राज्य का महाधिवक्ता तो अनुच्छेद 165। और राज्य का कानूनी अधिकार होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है ये राज्य का कानूनी अधिकारी होता है। ये राज्य का क्या होता है? तो कानूनी अधिकारी होता है। कानूनी अधिकारी होता है कौन? तो राज्य का जो महाधिवक्ता होता है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165। और ये क्या होता है? तो राज्य का कानूनी अधिकारी होता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो जो वहाँ अगर देश में जो हो जाएगा आपका महान न्यायवादी, जो आपका कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा राज्यपाल। नियुक्ति किसके द्वारा? तो राज्यपाल के द्वारा। नियुक्ति पूछेगा तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति। राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 7 नंबर जो 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद हो जाएगा 280, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद जो लिया गया है यहाँ आपका 265।
और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया? तो जो अनुच्छेद हो जाएगा 280, किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 280 हो जाएगा आपका। और किसके द्वारा, मतलब जो ये राष्ट्रपति रहता है, राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना मतलब करता है। जो राष्ट्रपति रहता है हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। अगर बी पूछेगा कि अनुच्छेद 269 उसमें क्या बताएगा, तो संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपने जाने वाले कर, इसके बारे में बताएगा अनुच्छेद 269 में कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला कर, जिसको हम लोग बोलते हैं टैक्स, कर आपका हो जाएगा। और जो सी जो आपका अनुच्छेद दिया गया कि 268 संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित हो विनियोजित किए जाने वाला कर, ये जो आपका हो जाएगा अनुच्छेद बताएगा 268। तो ये आपका अनुच्छेद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रहेगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद हो जाएगा 280। और जो राष्ट्रपति रहता है हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन से सही संयोजन है? इसको आपको पहचानना है। तो आपसे एग्जाम में सिर्फ पूछा प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया? यंग इंडिया हो गया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज और रहनुमाई मजदेसन सभा का स्थापना मतलब किसने किया, आपको बताना है। तो जो यंग इंडिया हो गया और आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना जब भी हम लोग करते हैं, प्रार्थना कहने का मतलब है कि प्रार्थना जब भी किया जाता है तो आत्मा से किया जाता है। तो जब भी पूछेगा प्रार्थना समाज तो कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। कब किया था? तो 1867 में। जो इसका जो स्थापना किया था कौन किया था? प्रार्थना हम लोग किससे करते हैं? तो आत्मा से करते हैं। प्रार्थना से याद रखिए आत्मा, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। और इसका स्थापना कब किया था? तो 1867 में। और यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा, आप इसको लिख लीजिएगा। और लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी कौन किया था? तो गोपाल हरि देशमुख। और सत्य शोधक समाज अगर आपसे पूछेगा तो ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। चलिए हम इसको लिख देते हैं। अगर आपसे पूछेगा प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, इसका आंसर क्या होगा? तो आत्माराम पांडुरंग। इसका जो आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना हम लोग किससे करते? तो आत्मा याद रख, प्रार्थना से आत्मा याद रखे, आत्माराम पांडुरंग। और कब किया था? तो 1867 में। अगला लिखिएगा, और किन से प्रभावित होकर? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर। अगला लिखिएगा, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला लिखिए लोकहितवादी, लोकहित, लोकहितवादी किसके द्वारा? तो गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी तो गोपाल हरि देशमुख।
और एक गोपाल कृष्ण गोखले है जो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख और गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहां जो होगा लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। अगला लिखे सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया? तो ज्योतिबा फुले। और अगला लिखे मध्यसेन सभा, मध्यसेन सभा। सभा, तो इसका जो स्थापना हो जाएगा नौरोजी फुरदोन जी। नौरोजी फुरदोन जी, नौरोजी फुरदोन जी। और जो लोकहितवादी था वो आपका पत्रिका था, जो किस भाषा में? मराठी भाषा में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा मतलब आता था, मतलब इनके द्वारा शुरू किया गया था। और जो गोपाल हरि जो देशमुख थे, इनका एक कथन था, बहुत ही अच्छा कथन था कि कोई धर्म यदि अपने अंदर सुधार की आज्ञा नहीं देता है तो उस धर्म को बदल देना चाहिए। किनका कथन था? एग्जाम में आपसे सीधे पूछेगा ये कि कोई धर्म यदि अपने अंदर सुधार की आज्ञा नहीं देता तो उस धर्म को बदल देना चाहिए। यह कथन किसका है? तो गोपाल हरि देशमुख का ही कथन है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। तो यहां आपसे पूछा कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, मतलब जो भी है उसको आपका स्थापना मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन पे चलिए। तो ऑप्शन है यहाँ कि ऑप्शन ए में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। तो प्रार्थना समाज शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना से याद रखिएगा आत्मा, क्योंकि प्रार्थना लोग आत्मा से ही करते हैं। तो आत्मा रंग पांडुरंग पहला होगा ऑप्शन प्रार्थना समाज के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में। और जो डी हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा और ए भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि गोपाल हरि देशमुख जो थे लोकहितवादी पत्रिका को शुरू किए थे। और आत्मारंग पांडुरंग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो जो आपका हो जाएगा कि आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज को शुरू किया गया था। जो कब शुरू किए थे? तो 1867 में। और यहाँ दिया मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी। और अगला ऑप्शन में कि गोपाल हरि देशमुख। अगला ऑप्शन में ज्योतिबा फुले और नौरोजी फुरदोन जी। तो ए और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन नंबर ई भी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर एक ई भी है। तो यहाँ ध्यान देना कि ए और डी आपका रॉन्ग हो जाए। तो ऑप्शन जो बचा है बी और सी। तो अभी हम आपको बताएं कि प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किए थे? तो आत्माराम। और यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, आत्मारंग पांडुरंग मोहनदास करमचंद गांधी। और गोपाल हरि देशमुख जो लोकहितवादी पत्रिका था जो शुरू किया गया था। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। और जो आपका हो जाएगा मजदेसन सभा नौरोजी फुरदोन जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न है
कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड जो शुरू हुआ था आपका हो जाएगा 1919 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और स्वदेशी जो आंदोलन था 1905 में मतलब मेन रूप से हुआ था, लेकिन 1911 ईस्वी तक चला था। और इसमें जो शामिल थे मुख्य रूप से उद्घोषक थे अरविंद घोष हो जाएंगे, रविंद्रनाथ ठाकुर, टैगोर इंग्लिश वर्डर और बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इसमें क्या थे? तो मुख्य उद्घोषक थे। आपसे पूछता है कि स्वदेशी सत्याग्रह में मुख्य उद्घोषक निम्न में से कौन नहीं है? तो अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ये आप याद रखिएगा कि क्या थे? तो मुख्य उद्घोषक थे। और जो स्वदेशी सत्याग्रह था इसको महात्मा गांधी ने स्वराज की आत्मा कहा। महात्मा गांधी ने आपसे पूछेगा स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन को स्वराज की आत्मा किसने कहा? तो महात्मा गांधी। और जो रॉलेट एक्ट था इसको भारत के काला कानून कहा जाता है। बिना वकील हो गया, बिना अपील का दलील, मतलब सभी जो था रॉलेट एक्ट को ही कहा जाता था। और इसमें कंफ्यूजन जालियांवाला बाग के एक मेन पॉइंट है कि गोली चलाया और आदेश किसने दिया, दोनों अलग अलग है कि किसने गोली चलाया और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। कर्नल आर डायर ने गोली चलाया था और जो आदेश दिया था कर्नल ओ डायर ने आदेश दिया था। तो आप इसको याद रखिएगा, इसको हम लिख देते, आप उसको याद रखिएगा जरूर कि जो गोली चलाने का जो आदेश हो जाएगा किसने दिया, लिखिए कर्नल आर डायर। कर्नल आर डायर गोली चलाया, गोली चलाया। और जो माइकल ओ डायर हो जाएगा, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर अगर आपसे पूछता है तो आदेश दिया। अगर आपसे पूछेगा आदेश किसने दिया तो माइकल ओ डायर, और चलाया किसने गोली तो आपका हो जाए कर्नल आर डायर। और इसको जांच के लिए कमेटी बनाया गया था जिसका नाम क्या था? तो हंटर कमेटी बना। और माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह। और इस प्रश्न और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था, जिसमें कौन शामिल था? तो आपको हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा। और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाए स्वामी सहजानंद। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, और सी में राष्ट्रपति द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह आर्टिकल किस में मतलब बताया गया? जो नियुक्त करता है आप किस आर्टिकल के तहत नियुक्त करता है? तो इसको लिख लीजिएगा, आर्टिकल ए लिखकर लिख लीजिएगा 155 में बताया गया है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी आप लिख लीजिएगा, जो कार्यकाल हो जाएगा आपका 5 वर्ष। और किस अनुच्छेद में बताया गया? तो 156 के ए। और त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। और अगर आपसे पूछता है शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश के पास। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल पूछ रहा है तो मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश।
कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? राज्य के मुख्य न्यायाधीश, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा। शपथ दिया जाएगा राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राष्ट्रपति अगर आपसे पूछेगा तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल। किस अनुच्छेद में बताएगा? तो अनुच्छेद 155। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। और त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को। तो आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तब नहीं हाईलाइट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, डी में दिया अधिकारियों की अक्षमता, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, और बी में दिएगा कि जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता, यह कारण नहीं था। इसका आंसर क्या होगा? अधिकारियों की अक्षमता, यह जो कारण था नहीं था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या में निम्नलिखित में से क्रम का सही है। क्रम क्या सही है? तो आप सिर्फ ये पूछता कि संघ सूची में कितने वस्तुओं की रखा गया, संघ सूची में कितने वस्तुओं को रखा गया, राज्य सूची में कितने वस्तुओं को रखा गया, समवर्ती सूची में कितने वस्तुओं को रखा, अलग अलग आपसे पूछ लेता। तो आपको यहाँ तीनों पूछा गया। ये बीपीएससी का प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 97, 61, 52, बी में दिया 98, 60 और 47, सी में 97, 66 और 52, और जो सी में दिया गया है कि 97, 66, 52, और डी में 100, 61 और 52। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची में कितने को रखा गया वस्तु को? तो 100 हो जाएगा, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 को रखा गया। तो आप इसको याद रखिएगा। और किस भाग संघ सूची और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में बताया गया है। तो ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहां आप इसको पूछ सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में है, निम्न में से कौन सा संघ सूची में है, या निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है। आपसे एग्जाम में ए पूछता और संख्या पूछ लेता कि संघ सूची में कितने वस्तुओं को रखा गया, राज्य सूची में कितने वस्तुओं को रखा गया, और समवर्ती सूची में कितने वस्तुओं को रखा गया। जो शुरू में था संघ सूची में 97 था, फिर 100 हो गया, और ये जो आपका हो जाएगा 61, और ये था 52। तो ये जो आपका हो जाएगा 52, यहाँ 47 था, 47 से 5 मतलब जो शुरू में इसमें था ये आपका 66 था। तो 66 से घटाकर ये जो आपका 47 था, तो इसमें 5 लगाकर ऐड कर दिएगा तो 52 हो गया। और इसमें 97 था शुरू में, तो इसमें 3 को और मतलब ऐड कर दिया, तो ये आपका कितना हो गया? 100 हो गया। और जो 66 था 61 मतलब 5 निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो संघ सूची कहने का मतलब है सिर्फ केंद्र के द्वारा उस पर काम किया जाए। राज्य सूची कहने का मतलब राज्य का अधिकार, मतलब राज्य के द्वारा काम किया जाए। और समवर्ती सूची में सम का मतलब कि दोनों मिलकर काम कर, दोनों, वो आपका हो गया समवर्ती सूची। और अपशिष्ट सूची में हो गया तो जिसमें मतलब जिसमें हो गया नेट है, जो जिसके बारे में मतलब नहीं है अभी मालूम कि अगले मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, कि उसका यूज होगा मतलब उपयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसको अपशिष्ट सूची में रखा जाता है। तो संघ सूची में आपका हो जाएगा जैसे में हो गया रेल, राज्य सूची में आपका हो गया शिक्षा, मतलब हो गया शिक्षा, समवर्ती सूची भी हो गया, राज्य सूची में शिक्षा भी है। और तो इसको हम समवर्ती सूची में रखते हैं क्योंकि अपना किसी राज्य का भी है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, और एक मेन रूप से सेंट्रल बोर्ड है सीबीएसई,
तो ये किसका किसका अपना अपना भी मतलब है, तो राज्य का भी है और केंद्र का भी है। तो आपसे मतलब कहीं भी आप एक किताब में इसको जाकर आप वस्तु जो भी रखा गया वस्तुओं को उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तो वहां से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में अगर पूछता है तो आपसे कवर हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो यहां से आपको फार्मूला याद रखना कि आप जो फार्मूला याद रखते उसको क्या करते हैं, क्या फार्मूला को डिवाइड करके याद रख, लेकिन आपको जो फार्मूला याद रखना सीधे आपको याद रखना है कि माइनस सेल्सियस माइनस 0 डिग्री बटा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री। जिस तरह से यहाँ फार्मूला लिखा गया उसी तरह से आप याद रखिएगा, और जिसका जिसका मान दिया गया और जो आपसे पूछ लेगा, जो मान दिया गया उसको रख लेंगे और जो मान पूछ रहा उसको दोनों को इक्वल कर देना, तो मान आपका निकल कर आ जाएगा। जो यहाँ दिया गया 100 डिग्री सी और यहाँ इसमें जो 0 डिग्री सी घटा गया, तो इससे आपको याद रखना कि जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी होता है, सेल्सियस में केल्विन में 373 डिग्री सी होता है, और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और रोमन में 80 डिग्री रोमन होता है। ये आपको याद रखना, यहाँ तक आप याद रखिएगा, इसको नहीं याद रखिएगा तो भी चलेगा, तब यहाँ तक याद रखिएगा जरूर रोमन तक। तो ये आपका जल का क्वथनांक होता है निम्नलिखित में से, लेकिन ऑप्शन में जो देगा 100 डिग्री सी भी नहीं देता, नहीं 373 के देगा, फ़ारेनहाइट में देगा या तो रोमन में देगा, तो सभी आंसर आपको होगा जो भी ऑप्शन में दे देगा। और जल का जो घटाएंगे, यहाँ जो घटाया गया 0, 273, 32 डिग्री और 0 डिग्री, ये आपका जल का हिमांक है, मतलब न्यूनतम बोल सकते हैं, और उच्चतम बिंदु है जिसमें से न्यूनतम बिंदु को घटाया गया। न्यूनतम बिंदु और उच्चतम बिंदु, यहाँ से आपसे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रश्न सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से आपसे 60+ प्रश्न आपसे सोल्व हो जाएगा। इसको जिस कंडीशन में फार्मूला दिया गया उसी कंडीशन में आप उसको याद रखिएगा। जल का हिमांक हो जाएगा 0 डिग्री सी, 273 के, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री रोमन। तो प्रश्न में सोल्व करना है कि 0 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, तो सेल्सियस में दिया गया और फ़ारेनहाइट में पूछ ले रहा कि 40 डिग्री सी फ़ारेनहाइट में किसके बराबर है। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला को बराबर कर देना, मतलब इसको इसको बराबर कर देना, तो इसको यहाँ से आपको लिख देना और बराबर कर देना। तो यहाँ से लिखिए सेल्सियस माइनस 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री बराबर 212 माइनस 32 डिग्री। ये आपको बराबर कर देना और सोल्व करिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो जो दिया गया सेल्सियस वाला दिया गया और फ़ारेनहाइट पूछ ले रहा, तो सेल्सियस 40 रखना और 0 60 डिग्री और 0, फ़ारेनहाइट का मान पूछ रहा 32, और इसको जब आप सोल्व करिएगा 212 में से 32 को घटाइएगा तो 0, और 11 में से 3 जाएगा हो जाएगा 8, और यहाँ 2 मतलब 180। इसके बाद आगे सोल्व करिएगा तो 40 हो जाएगा और 100 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 100 ही रहेगा। फ़ारेनहाइट 32 180, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ जो आंसर आएगा यहाँ भी 0 हो जाएगा। 18 गुने 4 करना था, 18 गुने जब आप 4 करिएगा तो 72 आएगा। 18 गुने 4 करिए तो कितना आएगा 72, और f माइनस 32, और इसको लान के इधर ऐड करना है तो 72 प्लस 32 बराबर f, मतलब फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा कितना फ़ारेनहाइट आएगा 4, 104 फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 104 फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा 104 फ़ारेनहाइट आंसर होगा। आप जो फार्मूला याद रखते हैं यहाँ से इसको क्या करते हैं कि काट के याद रखते हैं, मतलब
बट्टा में 5 और 9 करके याद रख, लेकिन जिस फॉर्मूला दिया गया कंडीशन में उसी कंडीशन में याद रखना है। तो आप न्यूनतम मान भी याद हो जाएगा आपका और मैक्सिमम मान भी याद हो जाएगा, जल का हिमांक भी याद हो जाएगा और जल का क्वथनांक भी याद हो जाएगा। तो प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न में जो आंसर होगा 104 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि BCG टीकाकरण किसके लिए है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है खसरा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है खसरा, सी में दिया गया, बी में दिया गया यक्ष्मा, सी में डिप्थीरिया और डी में कुष्ठ रोग। तो BCG का जो टीका हो जाएगा यक्ष्मा के लिए। BCG का टीका किसके लिए है? यक्ष्मा। यक्ष्मा बोले तो टीबी, यक्ष्मा बोले तो टीबी से बचने के लिए है। और जो खसरा है किसके कारण से होता है? तो मोर बिल्ली विषाणु के कारण होता है। खसरा किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण होता है। तो ये आपको पिछले वाले वीडियो में एक बार लिखा देते, वायरस से कौन सा रोग होता है, विषाणु से कौन सा रोग, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। तो आप जाकर देख लीजिए, अगर वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं तो आपका क्लियर हो गया होगा प्रश्न। और ऑप्शन जो है कि खसरा किस विषाणु कारण होता है, तो मोर बिल्ली विषाणु कारण, ये भी एग्जाम में पूछता है, और वायु में फैलता। और सी में देख डिप्थेरिया कोरोनी बैक्टीरिया के कारण होता। ये जो डिप्थेरिया है बैक्टीरियम के कारण होता, मतलब जीवाणु द्वारा होता। तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो कोरोनी बैक्टीरियम के द्वारा होता। और जो कुष्ठ रोग है ये जीवाणु द्वारा ये भी होता है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण। तो आप सिर्फ इतना याद रखें, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, डिप्थेरिया होता है जीवाणु रोग जीवाणु द्वारा। खसरा को आपको याद रखना मोरबिल्ली वायरस के कारण होता है, वायरस बोले तो विषाणु, और वायु में फैलता। यक्ष्मा बोले तो टीबी। BCG टीकाकरण किसके लिए लगाया जाता है? तो टीबी के द्वारा। और इसको अगर ऑप्शन में यक्ष्मा या टीबी ऑप्शन में नहीं होगा तो तपेदिक भी ऑप्शन में दे सकता है। तपेदिक, टीबी का दूसरा नाम क्या है? तपेदिक। ऑप्शन में यक्ष्मा या टीबी ना देकर तपेदिक भी दे सकता है, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा। BCG का टीकाकरण किसके लिए है? तो तपेदिक या यक्ष्मा या टीबी। अगला प्रश्न में चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में अविषैला है। अविषैला करने का मतलब जहरीला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि क्रोमियम, सोना, कैडमियम, कोबाल्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सोना, और बाकी जो है विषैला है, जैसे क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम मतलब किसी भी बनाना तो उसको जंग रोधी बनाने के लिए उपयोग करते हैं क्रोमियम को। और कोबाल्ट जो हो जाएगा विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। ये भी पूछ लेता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। और जो कैडमियम के क्षण हो जाएगा नियंत्रित करने के लिए जो हो जाएगा परमाणु जो आपका होता है नाभिकीय रिएक्टर में, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण करने के लिए कैडमियम का क्षण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सोना। 18 नंबर प्रश्न है कि परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? कोयला, यूरेनियम, रेडियम, डीजल। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। जो फर्स्ट आंसर होगा प्लोनियम होगा, जो पहले बार जो प्रयोग किया गया था प्लोनियम। यहाँ जो आपका आंसर होगा, जैसे में मान लीजिए यूरेनियम 238 और प्लोनियम 239। तो यूरेनियम भी ऑप्शन में, अगर प्लोनियम ऑप्शन में दोनों है तो जो पहला आंसर होगा यूरेनियम और जो सेकेंड आंसर हो जाएगा प्लोनियम। फर्स्ट जो आंसर होगा यूरेनियम 238 और जो सेकेंड आंसर हो जाएगा प्लोनियम 239। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि दोनों ऑप्शन में भी हो सकता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 19 नंबर जो प्रश्न है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किनसे है? ऑप्शन नंबर ए दिया वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी दीनदयाल उपाध्याय और डी में BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। और कितना मीटर है इसका, जो आप इसको याद रखना कितना मीटर है, तो 182 मीटर सबसे ऊंचा। और कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न पे चलते हैं।
20वां प्रश्न कि हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है ताम्र यानी तांबा या कांसा, डी है लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताम्र यानी तांबा या कांसा। और दयाराम साहनी खोज किए थे, कब किए थे? 1921 में। और जो सुमेरियन सभ्यता है, जो सबसे पुरानी सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता, आपसे पूछा सबसे पुरानी सभ्यता कौन सा सभ्यता है? सुमेरियन सभ्यता। और किस नदी के किनारे है जो हड़प्पा सभ्यता है? ये आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका जो कार्यकाल है, इसमें जो टाइम पीरियड है आपका हो जाएगा 2350 बीसी से 1750 बीसी। लिख लीजिएगा 2350 बीसी, बीसी बोले तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, से लेकर 1750 बीसी तक, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फर्स्ट रिवीजन, जिससे आपका माइंड में छप जाए। तो यहाँ हड़प्पा संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित है? ताम्र यानी तांबा यानी कांसा। और किसने खोज किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। टाइम पीरियड होगा 2350 बीसी से 1750 बीसी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कितना लंबा है? तो 182 मीटर। किसके? तो वल्लभ पटेल का प्रतिमा है। परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम। लेकिन अगर ऑप्शन में यूरेनियम और पोलोनियम दोनों है तो पहला आंसर यूरेनियम होगा, और यूरेनियम नहीं रहेगा यूरेनियम, तो आप पोलोनियम को मारिएगा, सेकेंड आंसर। उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में विषैला है, तो सोना, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, ये सभी विषैला। बीसीजी का टीकाकरण याचमा, याचमा बोले तो टीबी, और टीबी को ही दूसरा नाम है तपेदिक। तपेदिक, याचमा, टीबी तीनों का सेम ही नाम है, टीबी का ही नाम है याचमा और तपेदिक। तो ऑप्शन में कोई भी हो सकता है। और जो एक खसरा हो गया विषाणु कारण होता है, डिप्थेरिया जीवाणु, कुष्ठ रोग भी जीवाणु। यहाँ आपको निकाल कर बता दिए थे, और इसमें भी आपको बता दिए, यहाँ भी आपको बता दिए। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का जो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और किस आर्टिकल के द्वारा राज्यपाल नियुक्त करता है? तो आर्टिकल 155 के द्वारा नियुक्त करता है। और किसके द्वारा शपथ दिलाया जाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद। और जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया और किसने गोली चलाया? आप इसको बहुत ही क्लियर से याद रखें, कि कितना भी आप पढ़ लीजिए बुक को, आप इसको मतलब गलती करने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसको याद कर लीजिए कि गोली चलाया किसने? तो कर्नल आर डायर ने चलाया था, और माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था। तो इसका आंसर होगा जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो रॉलेट एक्ट। यहां भी आंसर आपको बता दिए थे, तो आप इसको भी याद रखिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मा रंग। प्रार्थना मतलब आत्मा से हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना से याद रखिए आत्मा। किसने किया? आत्माराम पांडुरंग। 1867 में यंग इंडिया का स्थापना किसने किया था? यंग इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी। लोकहितवादी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। सत्य शोधक समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। तो आप इसको सारा याद रखिएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? पूछ रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280। आप इसको याद रखिएगा। यहां से आपको हम रिवीजन करा देते हैं। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में होता है, और संसद के सभी सदन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इसको आप याद रखिएगा। सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है इसको। किसको? तो भारत के महान्यायवादी को। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है आर्टिकल 165 में बताया गया, और राज्य का कानूनी अधिकार होता है। और नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। यहाँ जो आंसर होगा राष्ट्रपति के, भारत के राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल किसमें बताया? 76। यहाँ भी आपको बताया, यहाँ से आपको याद रखना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आर्टिकल है, भारत का राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल में बताएगा? तो 52। और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, तो किस आर्टिकल में बताएगा? तो 53। और कितने आर्टिकल में बताएगा? तो 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति है। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 52 से 78। प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। शपथ दिलाता है किस अनुच्छेद के तहत? 60। और शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और कार्यकाल होता है 5 वर्ष।
किस आर्टिकल में बताया? तो 56 के। और त्याग पत्र कौन किसको देता? तो उपराष्ट्रपति को। 21 आर्टिकल मतलब 56 के एक एक का। तो आर्टिकल आपका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। और जो आपका एज हो जाएगा मिनिमम आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बनने के योग्य होंगे। किस अनुच्छेद में बताया? तो 58 महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता। तो एक किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61। यहाँ आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल। लेकिन अगर पूछे संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति। और लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। और जो राज्यसभा के हो जाएगा राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है 6 या 62 वर्ष। इसको आप याद रखिएगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल। यहाँ से आपको याद रखना है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता माइटोकॉन्ड्रिया। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो एमीटर। यहाँ से आपको याद रखना है, यहाँ हम आपको पूरा बहुत ही अच्छे तरह से बता दी। जब आप शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इसको शुरू से वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा। तो आपको हम डिटेल में शुरू में ही बता दिए थे कि क्यों होगा। तो आप इसको शुरू से अगर देख रहे हो वीडियो तो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो शुरू से जाकर देख लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकेंगे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।